तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली में आतंक के नए बम की, जिसने दिल्ली को डराया, सुलगाया और जलाया भी। जरा सोचिए, जिस नागरिकता कानून के नाम पर विरोध हो रहा है, उस कानून की वजह से किसी की नागरिकता अभी तक गई नहीं, लेकिन उस कानून के विरोध की साजिश में 38 लोगों की जान जरूर चली गई। और इन सब के पीछे एक सोची समझी साजिश है। दिल्ली में आतंक का नया बम सामने आया है। दिल्ली में 38 लोगों की जान लेने का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा है। न्यूज 18 की टीम ने जब ताहिर हुसैन के घर की पड़ताल की तो उसके घर से कई क्विंटल पत्थर, एसिड और पेट्रोल बम बरामद किए गए। तो ताहिर हुसैन की छत की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि क्या कुछ सोची समझी साजिश के तहत यहां रखा गया था, जिसकी जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता आनंद शंकर। हंगामा कैसे बरपा है उसको अभी बताना मैं चाहूंगा, और वो दिखाते हैं यहाँ पर कैसे वो तबाही का वो सामान, ये देखिए वो तबाही का सामान पड़ा हुआ है। ये है तेजाब। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये तेजाब की सारी बोतलें हैं जो इस तरह के प्लास्टिक के कट्टे बोरे में भर भर के यहाँ लाया गया। ये देखिए सारा तेजाब है, और यहाँ से बकायदा जो तेजाब के जो बोतल बम बनाया गया और उसके बाद यहाँ से फेंका गया, और जो कई इलाकों में बकायदा जो आग जो लगा है उसको यहाँ पर बकायदा देखा जा सकता है। तो जिस तरह से ये घर की अगर बात करें तो ये घर है ताहिर खान जो यहाँ के निगम पार्षद है, और उस पर ये आरोप लगे हैं। हालांकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले पर आगे तफ्तीश होगी, क्या जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं या झूठ हैं, या किस तरह से बाकायदा जो पूरा आरोप है उसको बताया जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक तबाही का जो मंजर जो है बाकायदा यहाँ पर जो एक इम्प्लीमेंट किया गया, और यहाँ पर जो हालात हैं उसको देख के समझा जा सकता है। फिलहाल इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए इस इलाके में अतिरिक्त जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसको लगाई गई है, और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और अब दिल्ली में हुई साजिश को समझने की जरूरत है। जी हां, जिस पर दिल्ली की साजिश का आरोप लगा है वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। तो अब सवाल है कि ताहिर हुसैन के मकान में इतनी बड़ी संख्या में पत्थर क्यों मौजूद थे? तेजाब बैन है तो फिर घर में तेजाब कैसे पाए गए? पेट्रोल बम क्यों तैयार किए गए थे? बोरे में पत्थर भरकर आखिर किस मकसद से यहां रखे गए थे? उस मकान से पत्थर को कौन चला रहा था? कितने लोगों की मौजूदगी यहां पर थी? और इस बीच बड़ी खबर आती हुई ताहिर हुसैन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया गया है। ताहिर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। इस वक्त ताहिर के आवास को सील किया गया है, जहां से बड़ी तादाद में आपको पेट्रोल बम की बोतलें नजर आई होंगी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने वहां से की। तस्वीरें आपके सामने है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आती हुई एसआईटी की टीम ने आवास को फिलहाल सील कर दिया है। धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कई संगीन आरोप के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, लेकिन ताहिर हुसैन के ऊपर अब सख्ती दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आती हुई। तो दिल्ली में हुई इस हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की तत्परता अब सामने आ रही है और कार्रवाई एक एक करके शुरू हो चुकी है। जी हां, कार्रवाई की शुरुआत हुई। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की खजूरी खास स्थित फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। घर को पहले ही सील किया जा चुका है। दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन जिन्होंने दंगे की आग झेली है उनके जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। कैसे हो आप लोग? यही वजह है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में जवान तैनात हैं, ताकि लोगों में भरोसा कायम किया जा सके। पुलिस एक तरफ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में जुटी है, तो दूसरी ओर उन चेहरों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने दिल्ली के दामन पर दंगे का दाग लगाया। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद
ताहिर हुसैन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही हिंसा को लेकर उंगलियां ताहिर हुसैन पर उठने लगी। दावे शुरू हो गए कि ताहिर का घर ही हिंसा का केंद्र बना था। चांदबाग इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन का घर बेशक 4 फ्लोर का है, लेकिन इनका हर फ्लोर सामान्य फ्लोर से ज्यादा ऊंचा है। यही वजह है कि ये घर आसपास के दूसरे घरों से ज्यादा ऊंचा है। इसलिए ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि दंगाइयों ने इस ऊंचाई का फायदा उठाया। ताहिर के घर से हिंसा के इतने सामान मिलने के बाद उंगली उन पर उठनी शुरू हो गई, तो वो भी कैमरे के सामने आए और हिंसा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। और मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है, तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं। एक और जहां ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस हिंसा में मारे गए आईबी के जवान अंकित शर्मा के पिता ने भी ताहिर पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो दिल्ली में हुई हिंसा पर अब बिहार की सियासत भी धधक उठी है। आज बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। जनसंहार के जिम्मेवार गिरफ्तार, दिल्ली हिंसा, हाथ में पोस्टर बैनर और जुबान पे शर्म करो के नारे। ये नजारा है बिहार विधानसभा का। विरोधी खेमे के ये विधायक दिल्ली हिंसा को लेकर सदन में भी नारेबाजी करते रहे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि कार्यवाही स्थगित नहीं कर दी गई। दिल्ली में शासन किसकी है, पुलिस किसके अधीनस्थ है, तो इस सारी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। और जो घटनाएं घटी है, यह घटना आने वाले कल में हम समाज, अच्छे समाज के लिए उचित नहीं है। पहले तो कपिल मिश्रा जिम्मेदार है और इसमें आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। कहाँ है अमित शाह? विरोधी तो विरोधी, जेडीयू भी अपने सहयोगी बीजेपी की केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करती दिखी। जाहिर है बीजेपी को बचाव के लिए सामने आना पड़ा और विपक्ष को ही आरोपी बता दिया। कल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहां गए हैं। स्थिति तो पूरा नियंत्रण में है। हाँ, थोड़ा समय लगा है। यह एक्शन उनको समय पर लेना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हिंसा में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं और किस तरह से प्रायोजित हिंसा किया गया है। आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया है, कई चैनलों ने दिखाया है। दिल्ली की घटना दुखद है और हर तरफ इसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन सियासी दलों का क्या है, जब भी मौका मिला सियासत शुरू कर देते हैं। ऊपर से चुनावी साल है तो हर पार्टी माइलेज लेने की फिराक में है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुमार जवाब दो। तो दिल्ली में हुई हिंसा पर बिहार की सियासत आखिर क्यों धधक उठी है, ये भी समझने की जरूरत है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी साल में विपक्ष हर मुद्दे को हथियाना चाहता है, लिहाजा चुनावी साल में दिल्ली हिंसा की धधक बिहार में लाजमी है। दिल्ली पुलिस की आड़ में विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। बीजेपी के बहाने विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। और अब बात नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की। जी हां, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव के बाद बिहार विधानसभा ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार से 2021 में जाति आधारित जनगणना की मांग की गई। 2 साल में यह दूसरा मौका है जब विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में इसको लेकर प्रस्ताव रखा। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और आरजेडी पहले से ही मुखर रहे हैं। लालू यादव भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। अब राज्य सरकार केंद्र के पास इसका प्रस्ताव भेजेगी। सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेज दिया। फैसला ये पक्ष है, न कि किसने कब उठाया था। बहुत सारी बातें बहुत लोग बोलते रहते हैं, लेकिन बोलने से मतलब नहीं है, क्रियान्वयन करने के मतलब है कि किसके समय कार्रवाई की गई। इस पर हम लोग का समर्थन है। हमारा मांग था, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का पहला मांग था बिहार में कि जनगणना जाति आधार पर होना चाहिए। यह हमारी जीत हुई है। इधर जेडीयू की सहयोगी बीजेपी में प्रस्ताव को लेकर दो राय है।
एमएलसी सच्चिदानंद राय जहां इससे जातीय वैमनस्य फैलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं संजय पासवान इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरी समझ से इस तरह के निर्णय जो है समाज को नुकसान ही पहुंचाने वाले निर्णय हैं। लेकिन चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संख्या बल है, जो जब पार कर ली। जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों मिलकर जब सदन में काम करने लगेगा तो ये मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र के लिए अच्छा हो रहा है। ये तो कितनी जात है, किस जात के पास कितने अधिकार हैं, कितने संसाधन हैं, कितना रिसोर्स है, तो ये तो आवश्यक है रिकॉर्ड के जानने के लिए। 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई और फिर 1881 से हर 10 साल पर जनगणना कराया जाने लगा। फिलहाल 1931 के जनगणना से ही जातियों का अनुमान लगाया जाता है। 2001 में फिर से जनगणना में जाति को शामिल करने का फैसला लिया गया और फिर 2011 से 31 मार्च 2016 तक जनगणना का काम हुआ। लेकिन 5000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि सीएम नीतीश कुमार लगातार इसकी मांग करते रहे। एक बार फिर से गेंद केंद्र के पाले में है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और रवेश नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। मतलब साफ है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना अब होगी। विधानसभा में नीतीश सरकार ने 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। अब आइए इस खबर को समझते हैं। पिछले 2 दिनों में नीतीश कुमार ने 2 मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। कल एनआरसी को बिहार में लागू नहीं करने का फैसला लेकर नीतीश ने सबको चौंका दिया। अब एनआरसी के बाद जाति आधारित जनगणना पर प्रस्ताव पारित कर नीतीश ने दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष को नीतीश सरकार ने मुद्दा विहीन कर दिया। दरअसल जाति आधार पर जनगणना को लेकर लालू कई बार सवाल उठा चुके हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है। इसके अलावा बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों के एजेंडे में जाति आधारित जनगणना की बात कही गई, लेकिन सीएम नीतीश ने एक बार में सभी दल से ये मुद्दा छीन लिया और अपने इस मास्टर स्ट्रोक को खेल दिया है। और अब बात झारखंड की, जिसके कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। जी हां, कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की गैर मौजूदगी से ये साफ है कि सत्र हंगामेदार होगा। वहीं सवाल ये भी कि क्या बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा। बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विधानसभा के नए भवन में स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की गैर मौजूदगी से ये साफ हो गया है। बाबूलाल मरांडी को नहीं बुलाने से नाराज बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिस पर सीएम ने तंज कसा है। हालांकि उन्होंने सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने की उम्मीद जताई है। विपक्ष है क्या? विपक्ष है क्या? अब वो लोग खुद ही अपने आप को विपक्ष नहीं मान रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या? सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा आजसू विधायक दल के नेता सुदेश महतो और निर्दलीय विधायक सरयू राय समेत कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में शामिल होने पहुंचे हेमंत सोरेन ने विधानसभा के नए भवन को प्रणाम कर सदन में प्रवेश किया। लेकिन बड़ा सवाल, क्या बजट सत्र भी नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा? स्पीकर ने कहा है कि कानून राय मशविरे के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, जो नियम और कानून है, या इसके पहले भी बहुत सारे घटना घटा है राज्य के अंदर में, देश के अंदर में, जो हुआ है, तमाम चीजों का अध्ययन होगा और अध्ययन होने के उपरांत जो उचित होगा वही उचित नहीं। छोटा सत्र तो बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। अब हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टियों के नेता हैं, ये सभी लोग मिलकर इस पर विचार करें। 28 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के पहले दिन तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। 1 महीने के बजट सत्र में सिर्फ 18 कार्य दिवस होंगे। वहीं सदन में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की भूमिका क्या होगी, ये सत्र की शुरुआत से ही साफ हो जाएगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लेकिन अब तक विधानसभा सचिवालय की ओर से इन विधायकों के पार्टी बदलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची।
ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर झारखंड का बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के क्यों चलेगा। जी हां, दरअसल झारखंड गठन के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट सत्र में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं होगा। दरअसल इस पूरे मामले को बारीकी से समझना होगा। बाबूलाल के नेतृत्व में झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय हो चुका है। बीजेपी ने बाबूलाल को विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया है, लेकिन स्पीकर ने अभी तक जेवीएम और बीजेपी के आवेदन पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। इसी वजह से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी है। यही वजह है कि प्रतिपक्ष के नेता के बिना ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, इस बड़ी खबर राजधानी पटना से आने के साथ कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में। पटना के पौष इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति में डकैत घुसे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की घटना, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट की गई है। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, एक के बाद एक घटनाएं, फिर भी क्या पुलिस का वही जवाब? विवाह, देखिए ये वही राजेंद्र नगर इलाका है जो पिछले सितंबर अक्टूबर में जल जमाव के कारण सुर्खियों में आया था और आज एक बार फिर से यहाँ पर लूट की बड़ी घटना हुई। राजेंद्र नगर के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यह वही इलाका है, पौष इलाका, जहां पर यह घटनास्थल, यहाँ से महज थोड़ी सी दूरी पर सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आवास है। तो ये राजेंद्र नगर है और फिलहाल डीएसपी टाउन आए हैं। क्या हुआ डीएसपी साहब? तो सुना आपने, डीएसपी साहब चले गए, खैर नहीं बता रहे। तो आप देखिए, ये एके बंदोपाध्याय और एस बंदोपाध्याय, फ्लैट नंबर 204, ये रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और जो जानकारी मिल पाई है और जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई है, 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आते हैं घर के अंदर। ये सीनियर सिटीजन है, इनके घर में घुसते हैं और मारपीट की घटना के बाद लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। अधिकारी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को मनाही है, वो नहीं जाएंगे फिलहाल, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है। जो विक्टिम है उनसे पूछताछ हो रही है, इसलिए मीडिया को मना कर दिया गया। एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद मौके पर मौजूद है, यहाँ पर आए हैं और पूरे मामले की छानबीन अपने लेवल पर वो कर रहे हैं। बहरहाल वो अब जांच हो रही है। इधर ठीक बगल में इनके जो नेवर हैं, जाहिर सी बात है इस घटना के बाद सारे लोग चिंतित होंगे, यहाँ बैठे हुए हैं। संजय, सवाल इसलिए है क्योंकि पौष इलाका, अगर वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति इस कदर है तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या हालात होंगे? घर से बाहर निकली हुई थी तो फोन आता है कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। आपके कौन है ये लोग? ये हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे नेबर हैं। हाँ। तो कितने की संख्या में अपराधी आए थे, आप कुछ जानकारी मिली? पता जैसे चला है कि 4 लोग आए थे और लूट कर ले गए सारा। लूट के जो भी अंदर था सामान क्या लिए ये हम लोग को ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मारपीट किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम इंतजामों और लाख दावों के बावजूद घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। और अब बात पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब बनाने के बड़े सामान की बरामदगी से जुड़ी हुई। जी हां, शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सच तो ये है कि शराब की भट्टियां बनाकर हजारों लीटर शराब बनाने में तस्कर कामयाब कैसे हो गए? पुलिस को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लगी? गोरख धंधे का ये साजो सामान बताने के लिए काफी है कि यहाँ बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी। ये बिहार का सुदूर इलाका नहीं, बल्कि पटना से महज 40 किलोमीटर दूरी पर बिहटा का इलाका है, जहाँ सोन नदी के तटीय इलाकों में सैकड़ों लीटर जावा महुआ तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने जब छापेमारी की तो शराब बनाने का सामान तो बरामद हो गया, लेकिन तस्कर हमेशा की तरह फरार होने में कामयाब हो गए। महुआर घाट के पास सोन नदी के किनारे शराब बनाए जाने की सूचना थी। कुछ लोगों द्वारा शराब बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है
उस संदर्भ में पुलिस बल के साथ वहां जाकर के छापेमारी की गई है। दर्जनों शराब भट्टियों को विनष्ट किया गया है। कारोबारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए हैं। पुलिस ने शराब भट्टियों को ध्वस्त कर हजारों लीटर महुआ को नदी में बहा दिया। पुलिस का दावा है कि होली तक बिहटा में शराब की एक बूंद भी नहीं बचेगी। तारेगना टोक मुस्तफापुर समेत सोन नदी के तटीय इलाकों में फिलहाल छापेमारी जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अपनी जगह कायम है कि शराबबंदी वाले सूबे में इतने दिनों से ये धंधा कैसे चल रहा था और हमेशा की तरह तस्कर भागने में कामयाब कैसे हो गए। न्यूज 18 के लिए बिहटा से आदित्य आनंद की रिपोर्ट। तो भले इन शराब भट्टियों को तोड़कर ध्वस्त कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जी हां, शराब का अवैध धंधा चल रहा था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सोन नदी के आसपास वाले थाने की पुलिस आखिर क्या कर रही थी? शराब तस्कर भागने में आखिर कामयाब कैसे हो गए? तैयार देशी शराब आखिर इस तादाद में जब बनाई जा रही थी तो उसकी खपत कहां थी और कैसे थी? क्या पुलिस की मिली भगत से अवैध धंधा यहां चल रहा था? आसपास के थानों की स्थिति को लेकर के भी सवाल बने हुए हैं और नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको इस तरीके से अपराधी खुलेआम धत्ता भी बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।